नमस्कार। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह और मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे इस कोविड के समय में, जहां पर लॉकडाउन है और आपके मन में, आपके दिल में बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको चाहिए होंगे। हमारे साथ बहुत से कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके हम एक एक कर सवाल लेंगे, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों से आप रूबरू करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मेहता जुड़ गए हैं अपोलो हॉस्पिटल से, और साथ ही डॉक्टर अनूप कुमार सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रमेश सिन्हा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी थैंक यू। मेरा दो सवाल है। हम्म। पहला यह कि कई महीनों से मुझे कोरोना शुरू होने के पहले से नाक में इचिंग होता है, हम्म। खुजली होती है हम्म। और बीच बीच में छींकें आती है, हम्म। जो आज तक कंटिन्यूड है। हम्म। उसमें अगर कुछ वैसलीन या कोई तेल वगैरह लगा दिया नाक में तो बंद हो जाता है उसका खुजली। ये क्या साइन मेरा है, क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरा कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो मैं फ्लाइट से डोमेस्टिक जर्नी कर सकता हूँ कि नहीं? आई एम 75+। हम्म। डॉक्टर रविंद्र, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। हाँ, तो पहला सवाल तो काफी रेगुलर सवाल है कि जो हमारे पुराने शिकायतें हैं वो तो रहेंगे ही। तो आपके ये आमतौर पे कुछ एलर्जीज ही लग रहे हैं। इसका कोविड या कोरोना से कुछ लेना देना है नहीं बाय एंड लार्ज। इसके लिए आप जो रूटीनली करते हो आमतौर पे ये जो नेचुरोपैथिक चीज है, एलर्जेंस अवॉइड करो। जो आप लगा रहे हो वो सही है अगर फर्क पड़ रहा है और छोटी मोटी चीज है, या इसके लिए डॉक्टर को बात करके एक छोटी मोटी दवाइयां भी ले सकते हैं और ये बाद में भी कि चलेगा। तो इट्स पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ, जो चल रहा है वो सही है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आना चाहिए और इससे ना आपको रिस्क है कोविड का, कोरोना का, ना कुछ बदलना चाहिए। आसान सी चीज है। जहां तक दूसरा सवाल है आपका, जो फ्लाइट पे ट्रैवल करना उम्र और ये हालात के हिसाब से, वो तो सारा अभी एक बहुत बड़ी कहानी है। पहले फ्लाइट शुरू होंगे, उसके बाद सारे एयरलाइंस रूल्स बताएंगे आपको कि किस तरह लिए जा रहे हैं लोगों को, अर्थात ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो लोग अपने आप कैसे लोगों को अंदर चेक इन करेंगे, कैसे रखा जाएगा, एयरक्राफ्ट को कैसे स्टेरलाइज किया जाएगा, काफी तरीके हैं, वो सब बताया जाएगा। जहां तक ट्रैवल का है, अगर आप वैसे हेल्दी हो तो ये मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग और इनके रूल्स फॉलो के ये करना काफी जायज है अगर जरूरी है तो। अगर ना जरूरी है और आप ऐसे कोई काम के लिए जा रहे हो जो एसेंशियल नहीं है तो ना कीजिएगा। पर अगर घर लौटना है, कोई चीज है, कोई बीमार है, कोई बहुत ही एसेंशियल काम है, तो ये सारे प्रिकॉशंस लेके ये जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि रमेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ हरकीरत जुड़ रही हैं जयपुर से। उनका क्या सवाल है? हरकीरत, अपना सवाल पूछें। हेलो। हेलो हरकीरत, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम है हरकीरत। मैं 4 साल का हूँ। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं कोरोना वायरस से बाहर नहीं जा सकता, खेलने नहीं जा सकता। डॉक्टर अंकल, आप तो ठीक कर दो। डॉक्टर तो भगवान जैसे होते हैं ना। हरकीरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 4 साल की उम्र में आप ने कॉल किया, और बिल्कुल हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। डॉक्टर अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप, एक 4 साल का बच्चा ये जानना चाह रहा है कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, वो बताएं कि अब हम कब घर से बाहर निकल सकते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, ये वाकई एक बहुत टाइम चल रहा है कि बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि घर में रहकर ही वो सुरक्षित हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो ग्राफ है अभी भी वो डाउनवर्ड ट्रेंड पर नहीं गया है। तो अभी हम यही मशवरा देना चाहेंगे कि कुछ दिनों और आप घर में ही रहें जब तक कि गाइडलाइंस आती है सरकार के द्वारा कि आप बाहर निकल सकते हैं। आप घर पर ही अपने गेम्स खेल सकते हैं और अपने बाकी लोगों से बात कर सकते हैं। बेटा अभी बाहर ना निकले। जैसे ही कुछ हमारा बाहर का कंडीशन ठीक हो जाएगा तब गाइडलाइंस के हिसाब से आप बाहर जा पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं हरकीरत आप अपने मम्मा पापा का और जो डॉक्टर अंकल ने कहा
उनका कहना आप मानेंगे। घर से अभी थोड़े और दिन, जहां इतने दिन बीत गए वहां थोड़े से और दिन, और कुछ ही दिन में पता लग जाएगा कि कब घर से बाहर निकलना है। तब तक के लिए आप घर पे ही अपने जो क्लोज्ड जो आपके फैमिली हैं उनके साथ कुछ और दिन बिताएं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सैयद करीम छिंदवाड़ा से। सैयद जी, अपना सवाल पूछिए। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर जो अभी मैटरनिटी लीव पर है, उनकी 6 माह की एक बेटी भी है, उन्हें अभी अपनी ड्यूटी पर जाना है और वो चाहती भी है कि ऐसे समय में जब स्वास्थ्य कर्मियों की सख्त आवश्यकता है वो अपने काम को अंजाम दें। यदि उन्हें कोविड-19 सर्वे काम में लगाना जाना पड़े तो घर वापस आने पर उन्हें बच्ची की सुरक्षा के मद्देनजर क्या प्रकाशन लेने होंगे? डॉक्टर रविंद्र। वापस जरा थोड़ी सी आवाज टूट गई थी। वो जानना चाहती है हेल्थ केयर वर्कर है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, कि हेल्थ केयर वर्कर हैं जो जॉब पर जाते हैं और ऐसे में जब वो वापस घर पर आए तो बच्चे भी हैं, तो ऐसे में वो क्या एहतियात बरतें घर पर? हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो हम सब हर रोज फेस कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल कोविड-19 या कोविड रिस्क एरिया में जा रहे हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये तीन ऑप्शन इस समय। काफी लोग जिनका एक्सपोजर बहुत स्ट्रांग है वो उस एरिया को छोड़ नहीं रहे हैं। तो आमतौर पर अगर बहुत ही हेक्टिक एरिया है और आपको वो सेटअप अलाउ करेगा तो लोग ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं कि हफ्ता काम करो और हफ्ता रेस्ट लो उस समय, और उसके बाद ही वापस आ सकते हो ताकि आपकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाए। आमतौर पे तो हम लोग 2-2 हफ्ते के रोटेशन रख रहे थे क्योंकि 2 हफ्ते बाद आपका जो इन्फेक्टिविटी कम हो जाएगा। हालांकि भाई ये आइडियल था, काफी मुश्किल हो रहा था, लोग घर आना चाहते थे। तो जब घर आना चाहते तो हमें सोचना होगा जब वापस आएंगे तो सबसे पहले काम पे जितना तुम स्टेबलाइज कर सकते हो, अर्थात जो तुम्हारे सारे वो जो कपड़े निकालना जिसको हम डॉफिंग बोलते हैं वो निकाल के वहां शावर करके आप ढंग से घर आओ उस समय। और जब घर आओगे तो सारे आपके जो छोटी छोटी चीजें, आपका जो जूता है बाहर रहेगा, आपका जो कपड़ा है नया कपड़ा है। आप जब घर वापस जाओगे तो अलग सी जगह पे उसको एक अलग कंटेनर में रखोगे जहां धोना अलग ही एक हिसाब से होगा। फिर आप नहाओगे और वापस आओगे, और जितना कर सकते हो घर पे सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा। किंतु अगर बच्चे वगैरह हैं तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा इस समय हल्का सा रिस्क आ ही जाता है। पर अगर काम पे ढंग से प्रिकॉशन और घर पे कीजिएगा तो ये सोचा जा सकता है। यही चीज बुजुर्गों के लिए भी है। लोग डर रहे हैं कि घर आएंगे तो बुजुर्गों को हम इन्फेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो लोगों ने किया है कि वो घर आ रहे हैं पर किंतु अगर लग्जरी है कि अलग ही कमरा है तो कम से कम दूर से मिल सकते हैं पर मिक्स नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो ये 2-3 चीजें की जा रही है। आमतौर पर रिस्क घर का आपको भांपना पड़ेगा। बच्चों के लिए मेरे ख्याल में रिस्क कम है क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी काफी अच्छा है। बुजुर्गों को देने का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है और वो काफी सोच समझ के करना होगा। बिल्कुल। तो ये आपके सवाल का जवाब था सैयद जी। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर आर एस चौहान उज्जैन से जुड़ गए हैं। सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, मेरा सवाल ये है कि सब्जी फलों को सैनिटाइजेशन का बेस्ट तरीका क्या है? क्या लौकी, गिलकी, टमाटर को साबुन के घोल में 25 मिनट तक गर्म पानी के साथ रख सकते हैं? क्या इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं रहेंगे? मेरा एक और सवाल है, वो मेरे 5 मई के पूछे गए सवाल का रिपीटेशन है कि उज्जैन में डेथ रेट 20% के आसपास है। उसको लेकर पुराने डॉक्टर मलिक साहब भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में हेडलाइन में और आज सेंट्रल से टीम भी आई है इसकी जांच करने के लिए। तो क्या यहाँ पे उज्जैन में कोई अलग टाइप का वायरस है जो मतलब सबकी जानलेवा वायरस है जो हमारा 20% के आसपास डेथ रेट को बनाए रखा है? डॉक्टर अनूप। जो उनका पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको कैसे आप साफ रखें, सैनिटाइज करें, उसमें हम बताना चाहेंगे सबसे पहले जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो सबसे पहले आप लेने के बाद अपने हाथ साबुन और पानी से धो लीजिए। उसको फिर इन दोनों को आप एक गर्म पानी में प्रॉपरली आप वॉश कर सकते हैं और अच्छी तरह से 10-15 मिनट वॉश कर सकते हैं। जहाँ तक साबुन का सवाल है, कई लोग उसको यूज़ कर रहे हैं बट कई बार साबुन से धोने के बाद वो साबुन उन सब्जियों में रह जाता है तो वो फिर बाद में आपको हानिकारक हो सकता है। तो इस समय एज पर WHO और जो हमारी ICMR गाइडलाइंस हैं, आप सिर्फ गर्म पानी से थोड़ा नमक डाल के उसको धो सकते हैं। 10-15 मिनट तक सोख करके रखें और फिर इसको वॉश कर लें सिंपल पानी से, और धोने के बाद अपने फिर हाथों को साबुन पानी से धो लीजिए। ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स जब हम उसको सब्जियां बनाते हैं तो वो वैसे ही जो है हाई टेम्परेचर पे जो भी इन्फेक्शन होता है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए उसमें चिंता की बात नहीं। बट जो आप रॉ फ्रूट्स खा रहे हैं या रॉ सैलेड खा रहे हैं उसको और अच्छी तरह से आपको धोने की जरूरत है। जहाँ तक इसका दूसरा सवाल था कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट है कुछ एरियाज में,
तो देखिए ये अभी इवॉल्विंग डाटा है। ओवरऑल जो मोर्टेलिटी रेट पूरी कंट्री में है 1 to 2% से भी नीचे के अराउंड आ रही है, जैसे कि पूरे विश्व में भी चल रहा है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मोर्टेलिटी ज़्यादा है तो हमें उसके कारण जानने होंगे कि क्या उस एरिया में पॉपुलेशन जो हाई रिस्क है वो ज़्यादा है, यानी कि 65 ईयर से ऊपर ज़्यादा के जो जिनमें कोविड कंडीशंस है, क्या वो ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं, और उसके अलावा और कोई पॉजिटिव कंडीशंस को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का एक विषय है, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल होगा कि उस एरिया में कोई ऐसा अलग से म्यूटेंट वायरस आ गया है जो ज़्यादा घातक है। अभी तक ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस पर रिसर्च चल रहा होगा कि उस एरिया में कि क्या कंडीशन जिसकी वजह से मोर्टेलिटी उस एरिया में ज़्यादा होगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं चौहान साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह जुड़ रहे हैं रायपुर से। गुरप्रीत, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं टाटीबंद रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, गुरप्रीत सिंह। मेरा सवाल ये है कि हम यहाँ लोकल प्रशासन के साथ मिलकर बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को गाड़ियों में बैठा रहे हैं और हमने एहतियात के तौर पर मुंह में कपड़ा बांधा हुआ है और अपना पर्सनल जो सैनिटाइजर वो यूज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुत ज्यादा बचाव करने के बाद भी क्या हमें और हमारे साथ हमारे परिवार या हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जो दोस्त हैं, साथ में जो लोग हैं, क्या उन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है और हमें क्या और अतिरिक्त बचाव करना चाहिए? डॉक्टर रविंद्र, इसका सवाल का आप जवाब दें। मेरा इससे जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दें। हाँ, तो आई थिंक गुरप्रीत जी पूछ रहे हैं कि वो उनके मजदूरों के साथ वो काम करा रहे हैं और रिस्क खुद को क्या है, am I right? जी जी। हाँ, तो गुरप्रीत जी आपका सवाल जो है बहुत लोगों का सवाल है इस समय, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये काम तो शुरू ही करना होगा, जिंदगी भर तो लॉकडाउन में बैठ नहीं सकते हैं। तो आमतौर पे 2-3 चीजें हैं। तो सारी चीजें जनरल तौर पे आ रही है, जिसको बोलते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट, कि आप अपने जगह पे क्या करोगे। एक तो अगर ये मजदूर बीमार है, कुछ भी अगर अपर रेस्पिरेटरी है, तो इनको काम नहीं करना चाहिए। उस समय अपने आप ही जो इसको कहते हैं कि घर पे खुद ही बैठो, जिसको होम क्वारंटाइन बोलते हैं। और इस समय अगर थोड़ा भी सस्पेशन तो 14 दिन का वक्त कहा जाता है। हर रोज हमको सिखाया जाना चाहिए ढंग से कि आपका खुद का ध्यान रखना और हमारा ध्यान रखना में सबकी भलाई है, तो सब अपने आप ही समझ जाते हैं। फिर अगर इसके बाद वो काम पे आ रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, तो आमतौर पे यही जो क्लॉथ मास्क है इस समय, जिसपे हर एक को कुछ 2-3 दिए जा सकते हैं ताकि वो धो के हर बार ला सकते हैं और इसमें कोई रीयूजेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। इसको ढंग से पहनो और वो सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सकता है, अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर वाला जितना कर सकते हो कीजिएगा। और जब तक लोग हिल डुल रहे हो और ये हो रहा है, बाय एंड लार्ज रिस्क बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। उसके बाद भी अगर जो रिस्क है वो आमतौर पे जैसे बार बार हम कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए ज्यादा है, तो यूजुअल एज में जो काम करने वाले एज में लोग अगर आएंगे और ये प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो रिस्क बहुत ही कम है। इसके बाद अगर किसी को सिम्टम्स होंगे तो नॉट ओनली गवर्नमेंट क्लिनिक्स और प्राइवेट में बहुत सारी चीजें हैं जहां हेल्प लिए जा सकते हैं। ये मान के चलेगा कि रिस्क ऑफ कोई सीरियस इन्फेक्शन अगर ये सब करेंगे बहुत ही कम है। इस समय ये तभी हमें इन्फेक्शंस मिले हैं जो पुराने टाइम पे मतलब कई दिनों में अगर लोगों ने ये फॉलो नहीं किया है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं या बीमारों को टाइम पे नहीं ट्रीट किया गया है। जो हम जैसे हेल्दी लोग हैं अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो ये आमतौर पे इसको झेलना और इसको संभालना और काम करना काफी मुमकिन है। बिल्कुल, और लगातार ये बात भी सामने आती रही है कि जो ज्यादातर जो मरीज इसमें आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। 70% का अभी आंकड़ा है, इससे पहले 80% कहा गया था। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं डॉक्टर अनूप, अगर आपने वो देखी हो, माइल्ड से मॉडरेट केसेस में अब बिना टेस्ट के डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो सीवियर केसेस हैं उनमें भी एक आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। पहले हर किसी मरीज को 2 आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने की जरूरत होती थी 24 घंटे में। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल यह है, इसी से जुड़ा हुआ जो इन्होंने सवाल पूछा था, कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और आप उसे बाहर जाने की इजाजत देते हैं जिनके माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में क्या वो कैरियर का काम नहीं करेगा? उससे किसी बुजुर्ग को या किसी बच्चे को ये कोरोना वायरस नहीं हो सकता? ऐसे में हमने ये ऐसा कदम क्यों उठाया? जो गाइडलाइंस आई है, देखिए हमारे पास अब करीबन 60,000 से ज्यादा केसेस का अनुभव आ गया है सरकार के पास। तो हमने देखा है कि जितने भी माइल्ड केसेस हैं, जो कि ज्यादातर 80-85% माइल्ड केसेस और एक माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक है या टोटली एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें देखा गया है कि जब हम उसका अगर टेस्ट भी कर लेते हैं, टेस्ट करके पॉजिटिव आता है और उसके बाद हम उसको 2 हफ्ते के लिए अपने हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं और ऐसे ही उसके सिम्टम्स जो भी माइल्ड थे वो खत्म हो जाते हैं।
उसके बाद हम 2 हफ्ते और अस्पताल में रख के फिर टेस्ट करके पहले हम भेज रहे थे। बट अभी देखा गया है कि अगर सिम्टम्स खत्म होने के बाद हम हफ्ता 10 दिन के अंदर ही उसका अगर हम टेस्ट ना भी करें तो जो उसके वायरल लोड है ऑलरेडी बहुत कम हो गया है उसका जो ट्रैक के अंदर। तो ये देखा गया है कि अगर ऐसे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि वो कैरियर होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये जो पेशेंट अगर हम डिस्चार्ज करेंगे तो ये कैरियर या इन्फेक्शन फैलाने के लिए उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वायरल लोड बहुत ही 0 के अराउंड मिनिमम आ गया होगा। लेकिन जो डेफिनेटली जो मॉडरेट टू सीवियर केस है उसमें भी ये गाइडलाइन की सिम्टम्स जब आपकी खत्म हो जाए, 4 से 5 दिन तक सिम्टम्स खत्म हो जाए, उसके बाद आप एक RT-PCR टेस्ट करके आप उसको भेज सकते हैं। पहले ही हम 2 टेस्ट इसलिए कर रहे थे जस्ट टू वेरीफाई कि जो हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं। बट अब हमारी सरकार को इतना विश्वास हो गया कि जो हमारी लैब्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वैलिडेट हो चुकी हैं और बहुत ही वो विश्वास योग्य रिपोर्ट है। इसलिए एक रिपोर्ट भी जो है वो अब जो है 2 रिपोर्ट जो पहले कर रहे थे, एक रिपोर्ट से भी हम सेम रिलायबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये गाइडलाइन चेंज हुई है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल ये सरकार जो भी फैसला करती है एक्सपर्ट के मशवरे के बाद करती है और जो डाटा हमारे पास आया है उसको ध्यान में रख के करती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर बिना टेस्ट भी, तो ये सारी चीजें काफी कुछ रिसर्च के बाद, अनुभव के बाद, 62,000 जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया केसेस आ चुके हैं, उनके बाद ही ये फैसला लिया गया। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे हैं। ब्रेक के बाद उनके सवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रोशन। रोशन, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं रोशन वारुड़कर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। जी पूछिए। सर हमारे गांव में सर, अगर गांव में सर किसी को खराश है, अगर किसी की ज्यादा बुखार है तो सर नजदीकी PSC सब सिर्फ दवाइयाँ देते हैं सर। इसके लिए अगर कोरोना हो तो हम किससे जाकर पूछे? डॉक्टर रविंद्र। तो रोशन, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या है हमारे लिए। तो 2-3 चीजें हैं, एक तो मेडिकल पार्ट और एक गवर्नमेंट ने क्या किया है। आमतौर पर पूरे कंट्री में गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन रखी है, एक नोडल ऑफिसर रखा है और एक सिस्टम रखा है जिसमें आप किसी को फोन कर सकते हो, बोल सकते हो ये तकलीफ है और हम लोग क्या करें। ये होना चाहिए और आपके हर एक एरिया में होना चाहिए। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वगैरह को पूछ सकते हैं, एंड आई एम श्योर कुछ है उधर। और आमतौर पर अगर मान लो कुछ कोई ना मिले, कुछ तकलीफ हो, याद रखना रोशन, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। या तो ये आम कोई इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकता है या कोविड भी हो सकता है। अगर थोड़ा भी रिस्क का लग रहा है तो हम आमतौर पे अपने आप को ये होम क्वारंटाइन में रख लेते हैं, अर्थात वही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और रुक जाते हैं, क्योंकि सब बड़ा चांस है कि कुछ नहीं होने वाला। किंतु अगर सिम्टम्स बढ़ गए, बुखार बढ़ना शुरू हो गया या कुछ तकलीफ हो गई, तो डेफिनेटली फिर सोचना होगा। उससे पहले आसपास के डॉक्टर अगर आपको कोई एंटीबायोटिक देंगे या कुछ देंगे तो लेना जायज है, क्योंकि उनका ये क्लिनिकल अनुमान है कि इसकी जरूरत है। कोरोना का डर तभी है अगर कुछ बढ़ेगा या रिस्पांस नहीं आया या कुछ ऐसे कुछ आउट ऑफ द वे चीजें हैं जिसमें कि डरना चाहिए। इस समय जो ऑर्डिनरी पेशेंट है, अगर मुझे कल खराश हो रही है, थोड़ा सा बुखार होगा तो घर पे बैठूंगा, आम ट्रीटमेंट करूंगा, रुकूंगा या एंटीबायोटिक लूंगा, और अगर ठीक नहीं हुआ या बढ़ेगा तभी जाके मेरा टेस्ट होगा या कोई मेरा ध्यान रखने वाला है। ये इंडिया में और पूरी दुनिया में ऐसे फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, मैं इसमें बस डॉक्टर साहब की बातों में आंकड़े और बता देता हूं जो कल खुद अरविंद केजरीवाल जी ने बताया दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में आप ये समझिए कि 7,000 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 7,000 में से महज 1,500 अस्पताल में हैं। उन 1,500 में से भी 91 जो पेशेंट्स हैं वो आईसीयू में हैं और महज 27 जो हैं उन्हें वेंटिलेटर पे वो हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो कम परसेंटेज है वो सीरियस पेशेंट्स का है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, प्रकाश। प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। सर, ये जो आवाजाही वाले जो इलाके होते हैं बाजार में, वहाँ यदि सोशल डिस्टेंसिंग यदि बनाए भी रहते हैं तब भी क्या ये वहाँ की हवा से हमें इसका खतरा रहता है? क्या वो हवा के से जरिए हमारे कपड़ों के साथ ये वायरस हमारे पास आ सकता है क्या?
अच्छा, ये पहले तो मैंने इसके बारे में ज़रूर कुछ पढ़ा था कि हवा में भी 2 से 3 घंटे ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए या वो रह सकता है वायरस, लेकिन अभी उसमें क्या रिसर्च हो गई है अगले 2 महीने में, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर अनूप। देखिए, ऐसा है कि इसको बोलते हैं एयर बॉर्न इन्फेक्शन की, वो वातावरण में वायरस रहता है, और ऐसा पहले भी कई बार हाइपोथेसिस आया है, पर अभी तक किसी स्टडी में प्रमाणित नहीं हुआ है, ना WHO के द्वारा ना ICMR के द्वारा प्रमाणित हो पाया है कि ये वायरस जो है हवा में रह सकता है जिंदा बिना ड्रॉपलेट्स के द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम बोलते हैं या छींकते खांसते तो ड्रॉपलेट्स जो मुंह से निकल रहे हैं उसके थ्रू ही वायरस जो है एक दूसरे से दूसरे इंसान में जाता है। तो अगर आप 1 मीटर के फासले पर हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं आप तक पहुंचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उसको और मिनिमाइज करने के लिए मास्क लगाने के लिए सरकार ने कहा है। तो अगर आप कहीं भी जाएं, अगर आपने मास्क लगा रखा है तो एटलीस्ट आपके इस एरिया में, इसको हम टी पॉइंट बोलते हैं, आईज, नोज और ये माउथ, इस एरिया में वो संक्रमण डायरेक्टली नहीं जा सकता। अच्छा, आपने पूछा कि आपके कपड़ों पे जा सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ड्रॉपलेट्स आपके कपड़ों पे आ जाए। इसलिए कहा जाता है जब आप बाहर से काम करके अपने घर पर जाएं, सबसे पहला काम है कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके अपने कपड़ों को अलग जगह पर बकेट में रख के उसको वॉश कर लें, उसको दूसरे लोगों के साथ ना मिलाएं। जो लोग घर में हैं उनके कपड़े अलग रहने चाहिए, आपके कपड़े अलग रहने चाहिए। ऐसे ही आपका सामान है, आपका वॉलेट है, जो भी पेन है आप लेके जाते हैं, उसको अलग से सैनिटाइज करके अलग रखिए। तो इससे जो फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन है उसके चांस भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, सूरज बालाघाट MP से। सूरज, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये था कि सर मैं बालाघाट MP से बोल रहा हूँ, और हमारे यहाँ की जो मध्य प्रदेश सरकार है, आयुष विभाग मध्य प्रदेश, ये एक त्रिकोण चूर्ण काढ़ा बांट रहा है सर, ये जो है यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। तो सर हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा पहला सवाल था सर। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि मैं बालाघाट में सर हमारा एक जवारा जूस करके सर यहाँ पे मिलता है, जवारे का जूस, गेहूं के जवारे का जूस। तो सर ये भी यूनिटी पावर के लिए बहुत पावरफुल होता है, तो क्या ये हम ले सकते हैं क्या सर, गेहूं के जवारे का जूस? अब ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा या नहीं, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर रविंद्र। हाँ, तो सूरज, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग सारे सोच रहे हैं कि अगर ये इम्यूनिटी बढ़ा के हम सब इन चीजों से बच सके और ये टीवी प्रोग्राम ना करने पड़े तो अच्छा ही है, किंतु इस समय हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अर्थात जैसे आप साइंस पे जा रहे हो और आप डर रहे हो कि हमें कोविड होने वाला है, कुछ साइंस पे है कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस रखो, सैनिटाइज करो, मास्क करो, ये जो 3 खंबे बन गए हमारे जिंदगी के। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाना एक बहुत ही अच्छा ख्यालात है। एक जनरल तौर पे हम डेफिनेटली कहेंगे कि इम्यून सिस्टम सही रखो, मतलब खाना पीना सोना अच्छा रखो। जहां तक कि एक्स्ट्रा चीजें जो आप बता रहे हो, ये जनरल में सुनने में अच्छी है, पर हमारे पास इस समय कोई प्रूफ नहीं है कि इससे फर्क पड़ेगा। तो अगर आपके लिए अगर हम हाँ कहेंगे तो ये जरूरी है कि हम सबको बोले कि लेना चाहिए। तो देयर इज नो सच प्रूफ। आप ले लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है कि गुड फॉर हेल्थ आप ले सकते हो, पर हम किसी भी समय ये नहीं कहेंगे इससे आपका इम्यून सिस्टम इतना बढ़ेगा कि आप कोविड-19 से बच सकते हो। ये काफी एक बहुत ही क्लियर चीज है इस समय। इस समय सिर्फ जो व्याख्यात साइंस है उसके हिसाब से बोला जा रहा है। इस समय इम्यूनिटी का इतना भार नहीं है साइंस में, जितना भार है ये 3 चीजों पे, सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग। और हमारे साथ एक और कॉलर है, अनस कापासेड़ा से। अनस, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम अनस है, मैं कापासेड़ा से हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि मेरी अम्मी का 5 तारीख को टेस्ट हुआ है, जिसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, और वो पिछले 10 दिनों में ना कोई बाहर से आया ना हम बाहर गए हैं, लेकिन उनको एक डर बना हुआ है कि कहीं उनको इसका संक्रमण नहीं हो तो नहीं गया। वो काफी डर गए। उन्हें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक आपका कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा, ना ही आप बाहर गई है ना ही हम लोग बाहर गए हैं, लेकिन वो फिर भी डरी हुई है। तो सर क्या रिकवरी का क्या ये होता है? काफी डरी हुई है अम्मी हमारी। डॉक्टर, इसलिए जैसा मैं समझ पाया हूँ, ये बोल रहे हैं कि इनका टेस्ट शायद हो चुका है और घर पर रह रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि इनको इन्फेक्शन ना हो गया हो। तो आप ये बताना चाहेंगे, नॉर्मली टेस्ट जब होता है उसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आजकल बड़ी फास्ट रिपोर्ट आ रही है, आ जाती है, लेकिन जैसा हम जानते हैं 85% से ज्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो अभी इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हमारी गाइडलाइंस है कि आप उन पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर दें, एक अलग कमरे में रखें और वो मास्क लगा के रखें, और जैसे ही अगर कोई सिम्टम डेवलप होता है, जैसे कि बुखार होता है, खांसी या सांस लेने में तकलीफ है, ये अगर कोई तकलीफ शुरू होती है तो इमीडिएटली अपने पास के डॉक्टर से सलाह करें, जो आपका सरकारी केंद्र बना हुआ है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर पॉजिटिव भी आ जाती है, अगर अनफॉर्चुनेटली, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत रिपोर्ट के आने के बाद आपको सरकार अपने आप ही कॉन्टेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर पेशेंट आप जानते हैं कि बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसमें पैनिक ना करें, लेकिन आइसोलेशन रखें, सारी प्रिकॉशंस को फॉलो रखें, उनको आइसोलेशन में अलग कमरे में रखें और मास्क जरूर वो पहन के रखें, और जो भी कॉन्टेक्ट में आए उनको भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो आज के हमारे शो में इतना ही। आप दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।